हेलो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पर्पज से वीडियो बनाने वाला हूँ जो एजुकेशन से तो संबंधित है, लेकिन ना तो 11th की क्लास है ना तो 12th की क्लास है। आज मैं कंपटीशन से संबंधित जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित जो है आज मेरा ये वीडियो रहेगा। और हाल फिलहाल में अभी आप देख रहे हैं यूपी टेट का फॉर्म आया है और सारे बच्चे जो है भर भी रहे हैं। तो जो भी यूपी टेट के स्टूडेंट्स हैं या अदर कोई शिक्षक भर्ती के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज से मैं हर एक शिक्षक भर्ती अथवा रीट या यूपी टेट से संबंधित जो भी विषय वाइज टॉपिक्स हैं आज से मैं शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, पिछले कई साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली यूपी टेट, रीट, सी टेट, इन सारे एग्ज़ाम्स में। और यूपी टेट भी मेरा 3 से 4 बार निकला हुआ है, रीट 3 बार निकला हुआ है, सी टेट 3 बार निकला हुआ है और अच्छे मार्क्स से मैंने मेरे मेहनत से गेन किया है। तो उन सारे अनुभव के साथ आज मैं कंपटीशन लेवल का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को विषय वाइज शुरू करने वाला हूँ। और ये आप सभी से मेरा एक अनुभव के साथ वायदा रहेगा कि अगर आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ते हैं और मेरी क्लास को आप विधिवत तरीके से सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो पक्का आपको, चाहे रीट के एग्ज़ाम हॉल की बात हो, चाहे यूपी टेट के एग्ज़ाम हॉल की बात हो या अन्य कोई कंपटीशन की बात हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात हो, हर जगह पे आपको लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज मैं उसी से संबंधित विषय को लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। और यूपी टेट जो होता है ये आपका टोटल जो है 150 नंबर का होता है मेरे प्यारे मित्रों, 150 नंबर का, जिसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। ये 150 नंबर दोस्तों 5 विषयों में डिवाइड है। एक आपका हिंदी, एक आपका सामान्य अध्ययन, एक आपका अंग्रेजी, एक आपका हिंदी के अंग्रेजी और एक अंग्रेजी के अलावा एक संस्कृत, और एक आपका जो है गणित और एक जो है मनोविज्ञान। ये 5 विषय हैं और 5 विषय में आप 30 नंबर का ये आपका जो है पेपर होता है, 30 नंबर का पेपर होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 1 to 5 की बात कर रहा हूँ, 1 to 5 की बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, बिल्कुल आप इनसे अनभिज्ञ नहीं हैं, आप सभी को पता है, बट मैं एक बार बताना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक टॉपिक को। तो हिंदी 30 नंबर का होता है, सामाजिक अध्ययन 30 नंबर का, अंग्रेजी या संस्कृत, ये आपका एक भाषा, 3 भाषा होता है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, जिसमें आपको 2 भाषा का चयन करना होता है। आप चाहे हिंदी के साथ संस्कृत कर लें, चाहे हिंदी के साथ इंग्लिश कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग में से जिन्होंने इंग्लिश को फॉर्म में भरते हुए इंग्लिश को ऑप्शन चुना है, सेकेंड लैंग्वेज को, तो आप संस्कृत का पेपर नहीं दे सकते हैं। अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज को संस्कृत चुना है तो आप अंग्रेजी का पेपर नहीं दे सकते हैं, ऐसा आप सभी को पता भी होगा। तो 30 नंबर का ये होता है। 30 नंबर में आपका होता है, टोटल 150 नंबर का होता है दोस्तों।
अब अगर यहीं निगेटिव मार्क इसमें नहीं होता, अब अगर यहीं पर बात की जाए 6 to 8 की, 6 to 8 की, सारा प्रोसेस सेम होता है, लेकिन इसमें जो है दो स्ट्रीम होता है, एक आर्ट का और एक साइंस का। जो कैंडिडेट आर्ट साइड से रहेगा उनके लिए अलग रहता है, और जो साइंस से होते हैं उनके लिए अलग होता है। थोड़ा सा फर्क होता है, पेपर सेम वैसे ही होगा। 30 नंबर का, चाहे वो आर्ट हो चाहे साइंस हो, दोनों के लिए हिंदी रहेगा। सामाजिक अध्ययन, अब यहीं पर थोड़ा सा फर्क होता है। जो बच्चा, जो स्टूडेंट आर्ट स्ट्रीम से होते हैं उनका जो है 6 to 8 में 60 नंबर का जीएस पूछा जाता है, 60 नंबर का जीएस पूछा जाता है। इनके में फिर मैथ नहीं होता है, इनके में जीएस ही 60 नंबर हो जाता है और इनका मैथ हट जाता है। बाकी सारा प्रोसेस वैसे रहता है। 30 नंबर हिंदी भी होगा, 30 नंबर इंग्लिश भी रहेगा, 30 नंबर जो है आपका मनोविज्ञान भी रहेगा, और सामाजिक अध्ययन 30 नंबर, और जो गणित है, गणित के स्थान पर 30 नंबर सामाजिक अध्ययन भी होता है। टोटल 60 नंबर का जीएस हो जाता है, और फिर ये 150 नंबर का फिर से तैयार हो जाता है। यही अगर बात की जाए साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, तो इनके लिए हिंदी भी 30 नंबर, अंग्रेजी भी 30 नंबर या संस्कृत 30 नंबर, मनोविज्ञान 30 नंबर। यहाँ पर बदल जाता है। अगर जो आर्ट से हैं उनका गणित वाला भी सामाजिक अध्ययन ही होगा, मतलब 30-30 नंबर, टोटल 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन होगा, और जो साइंस से हैं उनका 60 नंबर का मैथ होता है, गणित होता है, मतलब उनमें सामाजिक अध्ययन का पेपर नहीं होगा। फिर साइंस वाले स्ट्रीम में गणित का 60 नंबर होगा। आप यूं कह सकते हैं साइंस के बच्चों के लिए 60 नंबर का मैथ होता है, जीएस नहीं होता, और आर्ट वाले में 60 नंबर का जीएस होता है, 30 नंबर का मैथ नहीं होता। उस 30 के स्थान पर 30 नंबर जो है जीएस हो जाता है। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी निगेटिव मार्क्स जो है नहीं है। तो 1 to 5 का ये होता है, और 6 to 8 का कुछ इस तरीके से होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक टॉपिक शुरू करने वाला हूँ आज। मेरा ये कंपटीशन लेवल का, हालांकि मैंने पढ़ाया है, बट यूपी टेट हुआ या रीट हुआ या अन्य कोई शिक्षक भर्ती हो, उससे संबंधित आज मेरा ये पहला टॉपिक रहेगा, जो है सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों सामाजिक अध्ययन के एक टॉपिक को, और जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, और जो भी क्लासें होंगी वो आपके एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी जुड़ जाइए, और आप जो है फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल से हर एक सब्जेक्ट का एक पॉजिटिव तरीके से फ़ायदा उठाइए। सो अब हम लोग एक क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। बंदरगाह। दोस्तों, सबसे पहले सामाजिक अध्ययन का एक मैं टॉपिक उठा रहा हूँ जिसका नाम है बंदरगाह। बंदरगाह, जिसको आप कह सकते हैं सी पोर्ट, सी पोर्ट, सी पोर्ट। सी पोर्ट का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह। बंदरगाह से संबंधित आपके पेपर में जो है प्रश्न पूछा जाता है, वो चाहे यूपी टेट हो, रीट हो, अथवा कोई अदर जो है शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, हर जगह पे बंदरगाह से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज एक ही वीडियो के अंतर्गत हम सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं, हर प्रकार के प्रश्नों को देखने वाले हैं। बंदरगाह पूरी तरह से आज एक ही वीडियो के माध्यम से अच्छे ढंग से जो है समाप्त होने वाला है। तो आप सब जो है बने रहिए मेरे साथ, अंत तक बने रहिए, और उसका जो है अच्छे से फ़ायदा उठाइए। तो बंदरगाह को दोस्तों सी पोर्ट बोला जाता है। और बंदरगाह होता क्या है? बंदरगाह क्या होता है?
बंदरगाह जो तटीय राज्य में स्थित होते हैं, जो तटीय राज्य में स्थित होते हैं उन्हें जो है उन्हें बंदरगाह कहते हैं। जो तटीय राज्य में स्थित होते हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं। तटीय राज्य में स्थित होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो समुद्र के किनारे स्थित जो राज्य हैं उन राज्यों के पास जो समुद्र है, समुद्र के किनारे जैसे आप देखते हैं रेलवे स्टेशन होता है, बस अड्डा होता है और पार्किंग होता है, ऐसे ही अगर जब सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है, तो जहाँ पर आयात और निर्यात होता है, जहाँ पर सामान को लोड किया जाता है, जहाँ पर सामान को उतारा जाता है, समुद्र के माध्यम से जब यहाँ से वहाँ जाता है, एक देश से दूसरे देश, तो एक रुकने का एक स्थान होता है। जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, पार्किंग, वैसे जो है सामानों को एक देश से दूसरे देश में अगर जब समुद्र के माध्यम से ले जाया जाता है तो एक जगह पे रखा जाता है और एक जगह से उठाया जाता है। तो जहाँ पर वो अड्डा बनाया गया है, वो स्टेशन बनाया गया है, उस स्टेशन को ही हम बंदरगाह कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो समुद्रों का स्टेशन जो होता है उसको हम बंदरगाह अथवा सी पोर्ट कहते हैं। समुद्रों का जो स्टेशन होता है उसे हम जो है बंदरगाह कहते हैं। क्या बोल सकते हो आप? समुद्रों का स्टेशन ही बंदरगाह होता है। समुद्रों का स्टेशन ही बंदरगाह होता है, मतलब जहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। अब दोस्तों जो तटीय राज्य हैं, टोटल अगर कहा जाए भारत में कितने तटीय राज्य हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। 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 अर्थात तटीय राज्य का मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? 9। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। सबसे पहले मैं पूरब पश्चिम से होते हुए पूरब तक आऊँगा। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, उसके बाद फिर गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो है पश्चिम बंगाल। ये टोटल जो है 9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों
जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अब दोस्तों समुद्र के किनारे बसे हुए हैं तो बंदरगाह क्या होता है? सी पोर्ट, जो समुद्रों का स्टेशन होता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन 9 राज्य में ही बंदरगाह होता होगा। क्यों? क्योंकि इन 9 राज्यों में ही समुद्र है। तो अब समुद्र के किनारे जो है बंदरगाह होगा, तो कुल मिलाकर के 9 ही राज्य में तो बंदरगाह होंगे, क्योंकि 9 राज्य में समुद्र है। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो 9 राज्यों में ही बंदरगाह हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के बंदरगाह सिर्फ 9 राज्यों में है, क्योंकि 9 राज्य में समुद्र है। तो अब 9 राज्य में समुद्र है, 9 राज्य में बंदरगाह है। अब टोटल अगर बात की जाए, टोटल अगर भारत में बंदरगाहों की संख्या की बात की जाए, तो जो बड़े बंदरगाह हैं वो टोटल 13 हैं, और छोटे मोटे जो बंदरगाह हैं वो टोटल 200 हैं। 200 के लगभग हैं, 200 लगभग 200 छोटे मोटे हैं, और लगभग जो है 13 ऐसे बंदरगाह हैं जो आपका बड़े बंदरगाह हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं, और 200 लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार, और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार संभालते हैं। आप कह सकते हो जो बड़े बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। टोटल जो है बड़े बंदरगाह 13 हैं, और छोटे बंदरगाह जो है लगभग 200 हैं। तो दोस्तों जो भी आपसे आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न बनेगा, इससे उन सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात के बारे में देखेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे राज्य, जो भी तटीय राज्य हैं, सारे राज्यों से संबंधित जो भी बंदरगाह है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, और सारे प्रश्नों का डाउट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग गुजरात के अंतर्गत जो बंदरगाह है उसको देखते हैं। गुजरात में सबसे पहला प्रश्न यही अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। ये एक आपका प्रश्न बन सकता है कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आप क्या कहोगे? आपका आंसर होगा कांडला बंदरगाह। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह
कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय या पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका कि कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। अब इसमें और क्या पॉइंट नोट करना है, कांडला बंदरगाह को कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला, व्यस्त ज्वारीय कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला, व्यस्त ज्वारीय और सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कहते हैं। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, व्यस्त, सबसे ज़्यादा व्यस्त, सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, गुजरात का कांडला बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह कौन है, कांडला बंदरगाह। सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो गुजरात में क्या है, गुजरात में कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला अथवा सबसे अधिक व्यस्त होने वाला बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह या फिर सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह के नाम से कांडला बंदरगाह को जानते हैं। तो इतने सारे प्रश्न कहाँ से बनते हैं दोस्तों, इतने सारे प्रश्न जो है आपका कांडला बंदरगाह से बनता है। यहीं पर एक छोटा सा बंदरगाह है, यहीं पर एक छोटा सा गुजरात में ही, गुजरात में दाहेज बंदरगाह है। गुजरात में दाहेज बंदरगाह भी स्थित है। गुजरात में दाहेज बंदरगाह भी स्थित है, जो भारत का पहला बंदरगाह था। जो भारत का पहला बंदरगाह था। यह बंदरगाह रसायन से संबंधित है। यह बंदरगाह रसायन से संबंधित है। यह बंदरगाह रसायन से संबंधित है। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स आपके जो है गुजरात के अंतर्गत कांडला बंदरगाह से रिलेटेड है। गुजरात में एक बार रिवीजन करना चाहूँगा। गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह, सबसे अधिक व्यस्त वाला बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कहते हैं। और यही गुजरात में ही दाहेज बंदरगाह भी स्थित है, जो भारत का पहला बंदरगाह था। यह बंदरगाह रसायन से संबंधित है। इतने सारे पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात से संबंधित याद करने हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट्स समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। मैं एक सेकेंड के लिए हट जाता हूँ, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पॉइंट्स समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में आपका क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या आता है देख लेते हैं दोस्तों। अब दूसरा है आपका मुंबई। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है देखते हैं, मुंबई अथवा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में
दो बंदरगाह है, दो बंदरगाह है। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है। मुंबई और न्हावा शेवा, न्हावा शेवा, मुंबई और न्हावा शेवा, ये दो बंदरगाह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह हैं, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में दो बंदरगाह, एक को मुंबई बंदरगाह कहते हैं और दूसरे को न्हावा शेवा बंदरगाह कहते हैं। आप पॉइंट लिखते हैं इसमें, जैसे मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। दोस्तों, मुंबई बंदरगाह क्या होता है? मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है और प्राकृतिक बंदरगाह भी इसको कहते हैं। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे मुंबई बंदरगाह। भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो आप कहेंगे क्या कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को। अब न्हावा शेवा, न्हावा शेवा बंदरगाह को न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू, न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से, न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जाना जाता है। न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू, ये जो न्हावा शेवा बंदरगाह है इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जाना जाता है। इस न्हावा शेवा बंदरगाह को आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं। इसे आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं। इसे आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं। तो कुछ इतने पॉइंट्स हैं दोस्तों मुंबई से संबंधित। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह हैं, मुंबई और न्हावा शेवा। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। वहीं अगर न्हावा शेवा की बात की जाए तो न्हावा शेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं। तो इतने पॉइंट्स जो है आपका मुंबई बंदरगाह से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मुंबई बंदरगाह भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं गोवा। गोवा के अंतर्गत कौन सा बंदरगाह है, देखते हैं। गोवा, गोवा में मरमा गोवा नाम का
नाम का बंदरगाह है। गोवा में मर्मागोवा नाम का बंदरगाह है। यह बंदरगाह पर्यटन के लिए जाना जाता है। मतलब ये एक तरह से पर्यटक स्थल भी है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो ये पर्यटन के लिए जाना जाता है मर्मागोवा नाम का जो बंदरगाह है। यही एक बंदरगाह है, यह एक ऐसा बंदरगाह है जो एस्चुरी पर स्थित है। इकलौता एक ऐसा बंदरगाह जो एस्चुरी पर स्थित है, तो उसका नाम क्या है? मर्मागोवा। या एस्चुरी पर स्थित होने वाले बंदरगाह को हम मर्मागोवा बोलते हैं। गोवा में ये स्थित है, पर्यटन के लिए इसको जाना जाता है। तो गोवा के लिए कुछ बहुत विशेष पॉइंट नहीं है, आप यही याद रखिएगा। एस्चुरी पर स्थित होने वाला बंदरगाह मर्मागोवा, पर्यटन के लिए जाना जाने वाला बंदरगाह मर्मागोवा। मर्मागोवा है कहाँ पर? गोवा। मर्मागोवा में ही गोवा नाम लिखा हुआ है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों क्या है? कर्नाटक में न्यू मंगलोर, कर्नाटक में न्यू मंगलोर नाम का बंदरगाह है। कर्नाटक में न्यू मंगलोर नाम का बंदरगाह है। यह बंदरगाह कुंद्रमुख के खान से लौह के निर्यात के लिए, लौह के निर्यात के लिए जाना जाता है। मतलब ये कर्नाटक में जो है न्यू मंगलोर बंदरगाह है। न्यू मंगलोर नाम का जो बंदरगाह है, यह बंदरगाह कुंद्रमुख के खान से निकलने वाले जो लौह अयस्क होते हैं, लौह अयस्क के निर्यात के लिए ये जाना जाता है। मतलब कि आप यही पॉइंट आप नोट करिएगा, कुंद्रमुख के खान से निकलने वाला जो लौह अयस्क होता है, इसका निर्यात कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे न्यू मंगलोर बंदरगाह से। आप कहाँ से कहेंगे? न्यू मंगलोर बंदरगाह से कुंद्रमुख के खान से निकलने वाले लोहे का जो निर्यात होता है, वो कहाँ से होता है? न्यू मंगलोर बंदरगाह से। और न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। सिर्फ आपको कर्नाटक में इतना ही याद रखना है, कुंद्रमुख के खान से निकलने वाली जो लौह अयस्क है, उसका निर्यात जो है आपका न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पॉइंट समझ में आया होगा, गोवा का भी और कर्नाटक का भी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों केरल में कौन सा बंदरगाह है, देखते हैं। केरल में कोच्चि नाम का बंदरगाह है। केरल में कोच्चि नाम का बंदरगाह
है, कोची नाम का बंदरगाह है। केरल में कोची नाम का बंदरगाह है। कोची बंदरगाह को कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कहते हैं। केरल में कोची, के फॉर केरल, के फॉर कोची, कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची बंदरगाह को ही मसालों वाला प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। दोस्तों, केरल में ही वेम्बनाड नाम की झील है जो सबसे बड़ी झील है, और एक अष्टमुड़ी नाम की झील भी आपका केरल में ही है। अब केरल में कोची नाम का बंदरगाह है, और कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, और साथ में कोची बंदरगाह को ही मसालों वाला प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केरल में कौन सा बंदरगाह है, तो आप कहेंगे कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची बंदरगाह ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो मसालों वाला प्राकृतिक बंदरगाह है, तो आपका जवाब होगा कोची बंदरगाह। उम्मीद करता हूँ आपको केरल के अंतर्गत कोची से संबंधित जो पॉइंट्स है वो आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह देख लेते हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह का पुराना नाम B.O. चिदंबर नार है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह यहाँ पर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह का पुराना नाम B.O. चिदंबर नार है। तूतीकोरिन बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है, यह सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है। यह मतलब तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है। दोस्तों, जो भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलिएगा। एक एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। आपसे कहीं से भी प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता है। मान लो मैंने कहा सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे तूतीकोरिन। B.O. चिदंबर नाम किसका पुराना नाम है, तो आप कहेंगे तूतीकोरिन। तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह है कहाँ, आप कहेंगे तमिलनाडु में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका तमिलनाडु के तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह से संबंधित है। यहीं पर दोस्तों इसी तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु के
चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब कि आर्टिफिशियल। तमिलनाडु के चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह है जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और यही चेन्नई में ही इसी चेन्नई में एन्नौर नाम का बंदरगाह है, एन्नौर नाम का बंदरगाह है जो 1875 में बना था, ये पॉइंट भी आप लोग नोट करना। केरल में कोची नाम का बंदरगाह, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, कोची बंदरगाह को ही मसालों वाला प्राकृतिक बंदरगाह भी कहते हैं। तमिलनाडु में तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह है और तूतीकोरिन बंदरगाह का पुराना नाम बीओ चिदम्बरनार है। तूतीकोरिन बंदरगाह सबसे कम गहरा वाला बंदरगाह है। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई बंदरगाह है जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इसी चेन्नई में एन्नौर नाम का बंदरगाह है और ये जो है 1875 में इसका निर्माण हुआ था। दोस्तों एन्नौर बंदरगाह को इसे कामराज के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। एन्नौर बंदरगाह को कामराज के नाम से भी जानते हैं। इतना पॉइंट आप लोग जो है तमिलनाडु से भी नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको एक एक करके सारे बंदरगाह समझ में आ रहे होंगे और सारे डाउट भी क्लियर होते होंगे। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न, इसके अलावा तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। अगर बंदरगाह से प्रश्न बनता है तो आपका यहीं से बनेगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं बनेगा। मैं एक क्षण के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे अधिक गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है।
ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये सबसे अधिक गहरा है। इसके पहले अभी आपने देखा तूतीकोरिन जो है सबसे कम जो है गहरा वाला बंदरगाह है, और सबसे अधिक गहरा वाला जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम है, और ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि इसके पास में 2 से 4 किलोमीटर के करीब में एक डॉल्फिन नोज नाम का पहाड़ स्थित है जो सुनामी को रोकता है, इसलिए ये सबसे सुरक्षित बंदरगाह हो जाता है। अब फिर से देखते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे अधिक गहरा, ये पॉइंट आप नोट करिएगा, सबसे अधिक गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह। इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित, ये वाला भी पॉइंट आप नोट करिएगा, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहीं पर 2 से 4 किलोमीटर के करीब में एक डॉल्फिन नोज नाम का एक पहाड़ है जो सुनामी जब आता है ना तो सुनामी को आने से रोकता है, इसलिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह हो जाता है। कौन सा? विशाखापट्टनम। तो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं दोस्तों आप इनको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है डॉल्फिन नोज नाम का जो पहाड़ है वो किस बंदरगाह के आसपास में है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। सबसे सुरक्षित बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम, सबसे अधिक गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है कहाँ पर? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आंध्र प्रदेश हो गया, और अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, उड़ीसा। उड़ीसा में पाराद्वीप नाम का बंदरगाह है। यह कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो चावल के निर्यात के लिए जाना जाता है। उड़ीसा में पाराद्वीप नाम का बंदरगाह है दोस्तों, पाराद्वीप नाम का बंदरगाह है। या कोलकाता
और विशाखापट्टनम के बीच में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उड़ीसा में कैसा बंदरगाह, कौन सा? पारादीप। और ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे कोलकाता और विशाखापट्टनम के बीच में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि चावल के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह माना जाता है? पारादीप। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा है, देख लेते हैं। उड़ीसा हो गया। अब उड़ीसा के बाद आपका कौन सा बच रहा है? उड़ीसा के बाद आपका बच रहा है, एक आपका अंडमान का बच रहा है और साथ में एक आपका कोलकाता का बच रहा है, मतलब कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का कौन सा है देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। और साथ में हल्दिया बंदरगाह है। ये दोनों बंदरगाह एक कौन सा है? एक जो है कोलकाता बंदरगाह और एक जो है हल्दिया नाम का बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ये दोनों बंदरगाह पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और साथ में हुगली नदी पर स्थित है। इसलिए इन दोनों बंदरगाह को नदी पर स्थित बंदरगाह कहते हैं। नदी पर स्थित बंदरगाह कहते हैं। साथ में ये दोनों एक कृत्रिम बंदरगाह है। साथ में ये दोनों एक कृत्रिम बंदरगाह है। इतना पॉइंट आप जो है इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है और साथ में हल्दिया बंदरगाह है। ये दोनों बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और साथ में हुगली नदी पर स्थित है। और साथ में हुगली नदी पर स्थित है। इसलिए इन दोनों बंदरगाह को नदी पर स्थित बंदरगाह कहते हैं। साथ में ये दोनों एक कृत्रिम बंदरगाह हैं। इतना पॉइंट आप किसके बारे में नोट करेंगे दोस्तों? पश्चिम बंगाल के। उम्मीद करता हूँ आपको ये बंदरगाह भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक लास्ट बंदरगाह को। अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार में यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर नाम का बंदरगाह है।
जो सबसे बाद का बंदरगाह है, जो सबसे बाद का बंदरगाह है और 2010 में इसका निर्माण हुआ। बस दोस्तों इतना ही पॉइंट इसमें आपको नोट करना है। अंडमान निकोबार में कौन सा बंदरगाह है, तो आप कहेंगे पोर्ट ब्लेयर नाम का बंदरगाह है या सबसे बाद का बंदरगाह है, और साथ में इसका निर्माण 2010 में हुआ था। इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं। बस आपका यहीं पर बंदरगाह नाम का जो टॉपिक है पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा अगर बंदरगाह से संबंधित होगा तो एक भी पॉइंट, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, समझा है, पढ़ा है और साथ में नोट किया है तो आप ये भरोसा रखिए दोस्तों। सो दोस्तों अब ऐसे ही ये हमारा बरकरार रहेगा क्लास। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।